नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी मंदसौर पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला हाजिर हूं आपके लिए आज का वीडियो लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रीवियस पेपर की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017। 19 अगस्त 2017 में 9 बजे सुबह यह पेपर हुआ था। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, लिखा है एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती अथवा पोते पोती हैं। नाती अथवा पोते पोती, अब देखिए इस पे कौन कौन है। यहाँ पर कुछ बताया गया है कि हरीश जो है वो ग्रैंडफादर है, सीता जो है वो ग्रैंड मदर है, मतलब दादा दादी। हमें केवल पहुंचना कहाँ है, सीता के नाती नातिन पर या पोते पोती पर, यानी कि तीसरी पीढ़ी में हमको जाना है। तो सीता और हरीश के जो बेटे होंगे, बेटियां होंगी, वो देखिए यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से लिखे हुए हैं, ध्यान लगाइएगा। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, राहुल सन है और सुनीता वाइफ है। किसकी? राहुल की। ये जो दोनों हैं ये बेटे और उनकी पत्नी है। फिर उनके कपिल, कुणाल और प्रिया हैं, ये उनके बेटे के बच्चे हुए हैं। तो हम यहाँ पर उनको पोते पोतियाँ ले सकते हैं। तो कपिल, कुणाल, प्रिया। हमको नाती नातिन अथवा पोती पोती चाहिए थे। अच्छा, इस तरफ यदि हम देखते हैं तो इधर प्रियंका और जयेश लिखे हुए हैं। प्रियंका डॉटर बताई हुई है और जयेश उनके हस्बैंड है। तो प्रियंका के जो पुत्र पुत्रिका हुई होंगी उनमें सार्थक, मोना और पारुल है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो ऑप्शन थे वो किस प्रकार से बनाए गए थे। इसमें लिखा था कि भाई नाते नातिन अथवा पोते पोती की बात करें तो ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन था कि पारुल और कपिल। पारुल कहाँ लिखा है? ये। और कपिल लिखा है पोते पोती। तो उस प्रश्न को समझिएगा, नाते नातिन ही होने चाहिए अथवा पोते पोती। दूसरा है प्रियंका और सार्थक। अब प्रियंका वाला ऑप्शन तो आप काट ही देंगे, बिकॉज प्रियंका तो उसकी बेटी थी, तो यह ऑप्शन क्रॉस। दूसरा जो ऑप्शन है जिसमें लिखा है कुणाल, सरिता। कुणाल और सरिता कहाँ पर है? कुणाल यहाँ है और सरिता, देखो ये सरिता ऊपर आ गई थी राहुल की वाइफ के लिए, तो यह ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। मोना और राहुल। मोना राहुल की यदि बात करें तो मोना और राहुल कहाँ है? मोना नीचे है, राहुल जो लिखा था वो ऊपर लिखा था, तो यह भी ऑप्शन कट गया। इस प्रकार ऑप्शन के अनुसार हम लोग पहुंच गए कि पहला ऑप्शन सही था। अब हम इसका उत्तर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर लिखा हुआ पारुल और कपिल, यानी कि हमारा उत्तर सही निकला। इसी प्रकार से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का है, जिसमें लिखा है मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह वन लाइन फैक्टर आप सभी को ध्यान होगा कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ये जो तीसरा ऑप्शन है, चलिए चेक करते हैं इसका उत्तर। ये देखिए करेक्ट आंसर 10 दिसंबर। इसी प्रकार से हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विदिशा किस नदी के तट पर है। रवि, सोन, केन, बेतवा, ये भी सभी को याद रहता है कि विदिशा जो है वह किस नदी के तट पर है? बेतवा नदी के तट पर। यह इसका सही उत्तर है, विदिशा बेतवा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी। आप सभी जानते हैं जीके में यह बहुत अच्छे से आप पढ़ते हैं कि सूरज सेन ने ग्वालियर किले की स्थापना की थी। आंसर देखते हैं इसका, बिल्कुल सही है, सूरज सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। लिखा है इफ़ डिमांड इज़ कोडेड। यह हम लोग हिंदी से पढ़ लेते हैं क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट ज़्यादा एकदम समझ जाते हैं परिभाषा को, कि यदि डिमांड को हम DNA MED लिखते हैं तथा सप्लाई को ये लिखते हैं तो क्वांटिटी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करें जैसा इन्होंने दिया है, ताकि हम अपना लॉजिक बना पाएँ। तो लिखने के लिए डिमांड को जो भी उन्होंने कहा है उस बात पर यदि हम चले जाएं तो डिमांड को कहा गया है DNAMED। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सारे जो अक्षर है वो अक्षर इसी में से लिए गए हैं, इसी में से लिए गए हैं। अर्थात देखिएगा यहाँ पर कि जी हाँ, तो देखिएगा जैसा कि मैं आपको कह रहा था सारे अक्षर इसी में से लिए हुए हैं। अब समझने के लिए हम लोग ज़रूर लिख सकते हैं कि ये जो स्पेलिंग थी ये थी DEMAND। इसको वो क्या लिखता है? इसको लिखता है DNAMED। इसको नीचे ही लिख दीजिए ताकि फटाक से हम लोग समझ जाएंगे, DNAMED। अब आप खुद यहाँ पर देखिए कि ये जो MED है, ये MED ऊपर से ही लाया है वो MED इस तरफ चलते हुए,
और ये जो DNA है वो DNA यही वाला, ये भी इस तरफ चलते हुए। तो हम लोग समझ गए कि अगला जो था वो देखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट जो पूछा है क्वांटिटी को कैसे कोडेड किया जाएगा। यदि मैं क्वांटिटी को लिखूं तो क्वांटिटी को कैसे लिखा जाएगा, देखिए QUANTITY। इसमें यदि वही लॉजिक है कि MED कैसे मिला था, MED मिला था हमको शुरू वाले 3 अक्षर MED। अब इसमें कुल अक्षर हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें आधे तक गए थे तो 3, इसमें 4 अक्षर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको लिखें कैसे, तो इन्होंने MED पीछे लिखा था, तो हम लोग भी यहाँ N से शुरू करते हैं, NAU और Q। इसी प्रकार फिर इन्होंने DNA, ये DNA कैसे लिखा था, आगे से DNA लाए थे और यूँ गिनते हुए, तो हम YTIT। एक तो ये तरीका है जिससे हम देख सकते थे। एक तरीका ये भी है कि एक एक अक्षर से देख लिया जाए। कैसे, ये जो फर्स्ट अक्षर था यह लास्ट में चला गया, तो हमने भी Q को क्या कर दिया, लास्ट में कोडेड कर दिया। फिर ये जो E था यह इसके सेकेंड लास्ट हो गया था, यह जो U था यह हमारे भी इसमें सेकेंड लास्ट आ गया। M जो था वह उसके बाद आ गया था। मतलब इस प्रकार से चलते हुए हम पीछे से लिखते हुए आ रहे हैं। तो लास्ट का अक्षर, अच्छा इधर D दोनों तरफ D थे ना, तो हमने भी Q और Y को ऐसे लिखा, फर्स्ट वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को फर्स्ट में। फिर उसके बाद इन्होंने सेकंड को इधर लिखा और N को इधर लिखा, तो हमने भी U को इधर लिखा और इस वाले T को इधर लिखा। फिर आगे भी यही परिवर्तन चलता रहा कि इन्होंने क्या किया कि M को ऐसा कैसा बीच में रहने, तो हमने एक एक अक्षर और लिया। यह जो A था यह पीछे चला गया और इस तरफ का जो I था वो यहाँ पर आ गया, और फिर बीच में जो N और T लिखा था उसको उलट कर दिया है T और N। तो इस प्रकार से ऑप्शन हम लोगों को मिल जाएगा ये YTITNAUQ, ये पहला ही ऑप्शन सही है। और यदि हम उत्तर के बारे में देखने चलें तो उत्तर देखिएगा यही है YTINAUQ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यह फिर एक जीके का प्रश्न आ गया जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय, इसके लेखक कौन है, राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजेश श्रीवास्तव या फिर रजत शर्मा। आप सभी को पता है इसके सही उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पर तरुण विजय। तरुण विजय ने लिखी थी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। ये कई बार आप पढ़ते हैं, वन लाइन फैक्ट है, यह बेंगलुरु में है। यहाँ पर ये गम्बेलुरु छप गया था, वो इंग्लिश में देख करके आप समझ सकते हैं, बेंगलुरु सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 8 पर चला है, ये लिखा है भारत के कुल खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी जा रही है। वो सभी आप जानते हैं 7 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से हैं, अप्पुदी चंदादल, यह एक ट्रिक है जिससे हमको सारे याद रहते हैं। अप्पुदी चंदादल का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ, अप्पुदी चंदादल, इसमें एक एक के अक्षर लीजिए। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह पुदुचेरी, ये दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और ये लक्षद्वीप। तो 7 इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन वाइज हम चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर 1949, 47, 27 कौन सा हो सकता है, तो सही उत्तर है इसका 1935 में। यह भी हम लोग बैंकिंग के लिए भी कई बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अरविंद सुब्रमण्यम, संजीव सान्याल, सुब्रमण्यम स्वामी या रघुराम राजन। भाई केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे कौन है, तो यह इसका करेक्ट आंसर संजीव सान्याल। यह बदलते रहते हैं इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है। यह 2014 के लिए नामित थे प्रभुनाथ द्विवेदी। सही आंसर है प्रभुनाथ द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। या फिर जीके का क्वेश्चन आ गया जिसका है बुंदेला राजपूतों ने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी कौन सी। वो गुडविल चोटी विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, तो सही आंसर था गुडविल चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के प्रमुख कौन है। भारतीय सेना के प्रमुख है जनरल बिपिन रावत। यह वन लाइन फैक्ट पे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है एक विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा सामान्य बुद्धि के हिसाब से आप लोगों को कॉमन सेंस लगाना, तो चलिए इस पर रुक कर देखते हैं कि विषम क्या ज्ञात करना है। हाथी एवं चिंघाड़ना, यह बोलने की ये आवाज़ें हैं कि हाथी चिंघाड़ता है। घोड़े का हिन हिनाना है। ऊँट दहाड़ना ये गलत है।
ऊँट दहाड़ता नहीं है, ऊँट तो बलबलाता है। ऊँट दहाड़ना गलत है, कुत्ते भौंकते हैं। ऑप्शन से आप सही ऑप्शन जो थे उनको आप देख रहे हैं, सब सम ऑप्शन है, पर ये गलत बैठ रहा। मतलब सही उत्तर यही था कि ऊँट जो है वो दहाड़ता नहीं है, ऊँट तो बलबलाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए ऊँट क्या करता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बलबलाता है। ऊँट हमेशा बल बलाता है, बल बलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। देखिए ये ऑप्शन आपका सही था, आपने जो यहाँ पर देखा था। अच्छा, 16वां क्वेश्चन फिर से एक खास कोड यानी कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए खास कोड में बे दास कैट का अर्थ है वाइस एंड क्लेवर। मैं इसको लिखकर समझाऊंगा तभी थोड़ा सा ठीक ठाक समझ में आ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करें। और जो इस कोड में बॉय के लिए पूछा है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, मैं पहली लाइन लिख रहा हूँ, बे दास कैट है, यहाँ पर लिख देते हैं बे, ये जैसी स्पेलिंग उसमें लिखी वैसी की वैसी, बे दास कैट। इसका मीनिंग क्या होता है, उन्होंने कहा वाइस एंड क्लेवर, तो नीचे ही लिख देता हूँ वाइस एंड क्लेवर, ये क्लेवर, ठीक है, ओके। फिर जो उसने बोला उसको मैं नीचे के पेज पे लिखूँ, अगली लाइन में जो कहा गया है दास सम जोना, ये दास सम जोना, ये ऐसी लाइन है। इसे कहा जाता है क्लेवर यंग बॉय, क्लेवर यंग बॉय, ये ऐसा कहा जाता है। फिर एक और लाइन बोली इन्होंने कि जुप जाना उन, ये जुप जाना उन, जी हाँ। तो देखिए फिर से मिट के मैं वापस लिखने वाला हूँ कि ये जो बे डांस और कैट का जो मतलब है, बे डांस कैट, इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब है वाइस एंड क्लेवर। वाइस पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस खाली समझाना चाहता हूँ, वाइस एंड क्लेवर, क्लेवर CL लिख देता हूँ, ध्यान में रखेंगे। अब आगे कह रहा है कि भाई डास समझोना, डास समझोना इधर से लिख देते हैं, डास सम जोना, इसको क्या कहते हैं वो लोग, इसको कह रहे हैं वो लोग डास सम जोना को क्लेवर यंग बॉय कह रहे हैं। तो क्लेवर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्लेवर यंग बॉय, हमें तो कल ही समझना, यंग भी पूरा नहीं लिखा। अच्छा, तीसरी लाइन में जो था जुप जोना उन, ये है जुप जोना उन, इसको क्या कहते हैं, इसको वो लोग कह रहे हैं कि यंग मीन्स फ्रेश, तो यंग मीन्स पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फ्रेश। वह फटाक से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें बॉय का कोड निकालना चाहते हैं। देखिए बॉय, हम इनको ना घर बना देते हैं अलग अलग, एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया, एक एक लाइन जो जिसका कोड भी आ रहा है, एक एक घर हो गया, 3 घर है ये। तीनों घरों में से हमको बॉय मिल किस घर में रहा है, इसमें बॉय है क्या, बोले नहीं, बॉय इस बीच वाले घर में है इसमें। और इस बॉय के लिए 3 अक्षरों में से एक आंसर हो सकता है, डास, सोम या जोना में से। अब इसको काटना सीखते हैं। देखिए कैसे, हम लोग कॉमन ढूंढें, तो ये जो 1 2 और ये तीसरा घर में नीचे गोल घेरा बना दूँ, ये तीसरा घर है। तीनों घरों में ये डास सोम जोना, डास सोम जोना जैसा कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है, डास सोम जोना जैसा, बोले ये डास दिख रहा है, तो ये डास और ये डास अगर कट रहे हैं तो ज़रूर इनका एक कोड जो नीचे लिखा उनमें से भी कॉमन आएगा। ये है वाइस एंड क्लेवर, तो ये वाइस तो है नहीं, एंड भी है नहीं, पर क्लेवर है, तो देखो क्लेवर से क्लेवर कैंसल। अब हमारे लिए इस बॉय के कोड या तो सोम होगा या जोना, क्योंकि दास तो कट गया। अच्छा, सोम जोना में से जोना काट सकते हैं, जोना ऊपर तो नहीं है पर नीचे वाले घर में जोना है, तो ऊपर नीचे में कोडिंग भी काट देते हैं। यंग बॉय, तो देखो ये यंग नीचे भी कट गया, तो बॉय बचा और सोम बचा, तो हम लोग आंसर लगा देंगे कि सोम। और अब हम नीचे चल के देखें सोम सही है क्या, बोले बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बोर्ड को ERDOG से कोडित किया जाए तो FKDLU को कैसे कोडिट करेंगे। इसको भी देखो आप लिख के समझोगे तो जल्दी समझ जाएंगे आप। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ
इसमें क्या लिखा है बोर्ड, तो बोर्ड ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब बोर्ड को क्या कोड कर रहे हैं वो इसके नीचे लिखते हैं तो जल्दी समझ जाएंगे। ई बोर्ड में मैं थोड़ा एक स्पेलिंग नहीं लिखा, वापस से लिखता हूँ अच्छे से समझने के लिए। बोर्ड को BOARD लिखा इन्होंने, BOARD। फिर कोड किया है ERDUG से, ERDU और G। अब आप ही बताइए कि यदि ये कोड किया है तो कुछ तो लॉजिक रहा होगा। हमसे जो पूछा उसको भी हम लिख सकते हैं। हमसे पूछा है F के बारे में, FKDLU को क्या लिखेंगे। तो पहले इसको देखें तो ये तो कुछ दूसरे नंबर पे आता है और ये 5वें नंबर पे, 3 बढ़ गया ना। जैसे ये O है ये 12वें नंबर पे आता है, ये R जो है ये 15वें नंबर पे आता है। सॉरी 15वें क्या, ये 18 और ये ऊपर 15वें नंबर पे। ABCD के नंबर है ये। तो O से R आया 3 छोड़ के, फिर 1 नंबर पे एक ये A आता है तो D चौथे नंबर पे, ये भी 3 छोड़ के। 18 का जो R है वो 21 नंबर U को गया, और चौथा जो D था वो 3 और छोड़ के 7 नंबर G पे गया। तो इसी प्रकार 6 नंबर का जो F होता है वो 9 नंबर पे जाएगा तो I पे जाएगा। इतना भी अगर देख लेते तो आप ऑप्शन चौथा लगा ही देते, क्योंकि I तो उसी में आ रहा है फर्स्ट, बाकी तो सब मिल जाएंगे। 11 और 3 14 पे N आता है, तो देखो आप आगे आगे मिलते जाएंगे, लास्ट तक मिल जाएंगे। जैसे 21 3 24 पे X आना चाहिए तो आखिरी X है, तो हमारा ऑप्शन चौथा सही है, INGOX। देखिए करेक्ट आंसर INGOX। इसी प्रकार से बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर, जिसमें लिखा हुआ है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गाँव शामिल किए गए हैं। यह भी एक GA का क्वेश्चन है कि 50 90 80 60, सही आंसर था 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 19। भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 खालिस्तान से परीक्षण किया गया। मुंद्रो द्वीप, श्रीरंगपुरम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या हैवलॉक द्वीप। यह किया गया था अब्दुल कलाम द्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें थोड़ा सा फिर सवाल आ गया है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। कि 4 छात्राओं रीना, बीना, मीना और नीना के एक समूह पर विचार करें। हमको छात्राएं मिल गई कितनी, 4। कौन कौन सी, एक तो रीना है, एक बीना है और एक मीना तथा एक नीना। तो इनके एक एक अक्षर ले लेते हैं। रीना है, रीना के बाद एक बीना है, बीना के बाद एक मीना है, M ले लेते हैं, और एक नीना है, N। ये 4 लड़कियों पे विचार करना है। कैसे, मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः चौथे स्थान पर। देखो दायां और बायां को समझते हैं, लिखने के अनुसार अगर आप समझें तो अगर आप लिखो कि B और आप लिखो D, ये अपने हाथ पे भी बना के सिखाते हैं हम लोग कि आकृति में B जो है वो बायां हाथ है, इस तरफ बायां होता है, और D लिखते हैं तो इस तरफ दायां होता है। तो दाएं से गिनो तो इधर से गिनना, बाएं से गिनो तो इधर से गिनना। खैर इसमें ये कह रहा था कि मीना और नीना दाईं ओर से चौथे और 5वें स्थान। दायां ये है ना, तो चौथा और 5वां, मतलब गिनते हुए आए आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चलूँ यूँ गिनते हुआ, तो यूँ गिनते हुए जो चले आप, तो एक तो चौथा और एक 5वां स्थान इन्होंने कहा। चौथा 5वां ही कहा ना, नहीं नहीं, एक मिनट। रीना और बीना बाईं ओर से छठे, पहले ये लाइन आ गई बाईं ओर वाली, तो एक इधर से चलेंगे। चलना है आपको तो खाली एरो बना दूं मैं। ये जो चल रहे हैं ये आप बाईं ओर से चल रहे हैं, क्योंकि इधर से बायां बोलते हैं। ये जो चल रहे हैं आप दाईं ओर से चल रहे हैं, इधर से दायां बोलते हैं। अब देखिए कैसे बोला कि बाईं ओर से छठा और 7वां स्थान पर है। छठा 7वां रीना बीना, तो हम लोग ये 6 लिख देते हैं, ये 7 लिख देते हैं, और रीना बीना, ये रीना बीना। और इधर से गिनो अगर आप, तो इधर से कहा जा रहा है कि मीना और नीना दाईं ओर से चौथे 5वें पे, चौथा 5वां। तो एक तो पहले चौथा आ जाता है, फिर 5वां गिनते हैं। इनके नाम कौन कौन है, ये मीना और नीना। तो मीना पहले बोल दी तो चौथे पे, फिर नीना बोल दी तो N जो है वो 5वें पे। ऐसे हैं। अब वो कह रहा है कि जब बीना और मीना अपने स्थान बदले, कौन कौन बदले, बीना और मीना। बीना मतलब B और मीना मतलब M, ये अपने स्थान बदले तो क्या हो जाता है, अपने स्थान बदला करती है तो बीना जो है वो बाएं से 15वीं हो जाती, इधर से वो कितनी हो जाएगी 15। मतलब ये जो सीट है ये 15 हो जाएगी। कौन सी सीट, ये जो चौथी थी वो।
तो बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति बताओ। नीना का बाईं ओर से स्थिति बतानी है। ये जो नीना बैठी ना, इसको बताना है। तो आप खुद ही बताओ, ये 15 हो जाएगा तो ये 14 ही तो होगा इससे जस्ट पहले। तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही है, 14। तो बहुत सरलता से आप पहुंच गए होंगे इसमें कि उत्तर कैसे लगाना था। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने देखे हैं 20 प्रश्न। पहला वीडियो है, तो मैं यहीं पर अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें। नए जो व्यूवर्स हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी प्रकार की कमी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। अलविदा। मुस्कुराते रहें।